गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आपको जो मैंने परसों आपको थ्योरेटिकल रूप में समझाया, उसके 2 पॉइंट समझाए, तो उसके 8-10 पॉइंट काफ़ी बड़े हैं। तो सबका डेली हम 2 पॉइंट लेके चलेंगे कि आसानीपूर्वक आपको समझ आ जाए, उसकी प्रैक्टिकल भी समझ आए। तो जो हमने वाई इज द टैली द बेस्ट ऑफ द एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिस्टम लेके चल रहे थे, तो आज उसमें 2 पॉइंट्स न्यू लेके चलते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स। तो सबसे पहले आप मल्टीपल का और फाइनेंशियल ईयर होते क्या है। मल्टीपल जिसमें एक से अधिक चीज को जोड़ना, मतलब एक चीज है, एक कंपनी है, उसमें दूसरी कंपनी को जोड़कर ट्रांजेक्शन को लेकर चलना, तो मल्टीपल मतलब एक कंपनी में दूसरी कंपनी को जोड़कर उस कार्य को करना, उसे मल्टीपल। और फाइनेंशियल ईयर जिसे कहते हैं वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष क्या होता है? वित्तीय वर्ष जो भी अकाउंट के स्टूडेंट होते हैं सभी को भली बात परिचित होते हैं कि जो भी वित्तीय वर्ष होता है वो 1/4 से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, और 31 मार्च में क्लोजिंग होता है। जितनी भी कंपनी फर्म वगैरह सभी होती है, सबका स्टार्टिंग कब होता है? 1 अप्रैल होता है फाइनेंशियल ईयर, और 31 मार्च का क्लोजिंग होता है। तो इसके अंदर क्या है कि वो पिछले बैक ईयर को और नेक्स्ट करंट ईयर को ऐड करके फाइनेंशियल ईयर को काम करते हैं, ट्रांजेक्शन को करते हैं, तो उसको मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर के नाम से जाना जाता है। तो उसी चीज़ को एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा कि क्या चीज़ें होती है, कैसे क्या करते हैं इसमें। तो मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन टैली आरपी यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर द कंपनी एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द कंपनी। जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो आपने इतने काफ़ी कंपनियां क्रिएट की, तो आपने उसमें देखा होगा कि जब कंपनी क्रिएट की डालते हैं तो कब डालते हैं? अप्रैल से, और वही आपका फाइनेंशियल ईयर माना जाता है और वही बुक ऑफ बिगिनिंग टाइम माना जाता है। तो हम जब भी कोई फाइनेंशियल स्टार्ट करेंगे वो 1 अप्रैल है और वही आपका बिगिनिंग टाइम होगा। और ये कंपनी क्रिएट करते समय, नई कंपनी बनाते समय, तो नई कंपनी का आपको पता ही है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि गेटवे ऑफ टैली पर जब हम नई कंपनी बनाते हैं तो कौन सा यूज मेनू करते हैं, कौन सा यूज शॉर्टकट की है, वो Alt F3। जब Alt F3 करेंगे और जो हाईलाइट वर्ड्स हो, जैसे क्रिएट में सी होता है, सी पे क्लिक करें और आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो यही इसमें कहा गया, इन टैली आरपी यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर वन कंपनी एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द कंपनी। कि आप जब कंपनी कोई कंपनी न्यू क्रिएट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर आप उसमें 1 अप्रैल को लेके चलते हैं। इट इज़ द नेसेसरी फॉर यू मेंशन। इसके अंदर एक नेसेसरी बहुत जरूरी होता है कि नेसेसरी आवश्यक कर दिया कि द बिगिनिंग द एज्यूम यू हैव क्रिएटेड ए कंपनी स्टार्टेड 1 अप्रैल। ये एक जरूरी बहुत जरूरी कर दिया कि जब भी कोई कंपनी क्रिएट होगी वो आपकी 1 अप्रैल से होगी। तो इसमें कह दिया एज्यूम यू हैव क्रिएटेड ए कंपनी स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। तो जो मैं इसको 2 कंपनी का आपको बताऊंगा मल्टीपल कैसे। तो एक फर्स्ट कंपनी मैंने ले ली 1 अप्रैल 2018। नाउ यू विश यू चेंज द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब आप ये ध्यान दो कि मैंने जो फर्स्ट कंपनी की मानी वो मानी 1/4/2018, तो इसका एंड कब होगा? 31/3/19 को। तो फर्स्ट ईयर की जो कंपनी हो गई फाइनेंशियल ईयर वो हो गई आपकी 1 अप्रैल 18 और मार्च 2019, यानी फर्स्ट कंपनी की आउट ऑफ रेंज कहूँगा मैं कि रेंज हो गई। तो ये फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट कंप्लीट। तो सेकंड फाइनेंशियल ईयर कब होगा? जब वो 1/4/18 से 31/3/19 हुई, तो नेक्स्ट कब होगी आपकी? 1/4/19 टू 31/3/20, ये आपकी नेक्स्ट ईयर होगी। तो इसके अंदर यही कहा गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें एज्यूम यू हैव क्रिएटेड ए कंपनी started from 1st April 2018. Now you wish you change the next financial year, you have to select F2 period. जब आप F2 करते हैं तो पीरियड चेंज होते हैं और जो पूरा ईयर वाइज करना पड़ता है तो मैं Alt F2 का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल फॉर इट, अगर आप करंट ईयर की लेके चले तो अगर आप नई करंट ईयर के अंदर अगर आप जैसे अब 23-24 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो आप अगर आज की डेट में एंट्री करते हैं 2 सितंबर में एंट्री करते हैं
और तो अगर वो पिछले साल की चल रही है तो मान लो 1/4/2022 to 23 और ईयर की कंपनी ओपन है और नेक्स्ट हम इस ईयर की एंट्री करें तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और ओल्ट F2 करेंगे और वहाँ पर कंपनी का नाम तो वही रहेगा, और क्योंकि कंपनी तो हर साल कंपनी नेम चेंज नहीं होगा, फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा। तो ऊपर जब ईयर चेंज करके और जब उसका कंपनी ओपन हो जाएगी तो हम उसमें ओल्ट F2 करेंगे। तो 1 अप्रैल 1/4 जैसे 2023 और 31/3/2024 डाल लेंगे। तो जो अगस्त तक या टिल डेट तक हमने जो ट्रांजेक्शन की है वो इकट्ठी एक साथ आपको शो करने का कार्य करेगा। तो 1/4 इसमें हो गया F2 ओल्ट F2 मैंने अभी आपको समझाया। फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली एंड स्पेसिफाई द डेट रेंज, जो मैंने कहा डेट रेंज, जैसे अभी मैंने कहा पूरे अगर आपको टिल डेट तक की ट्रांजेक्शन देखनी है तो आप क्या करेंगे, उसकी डेट रेंज बढ़ा देंगे कि मैंने यहाँ तो 1/4/19 है, मैं करंट ईयर के लेके चल रहा हूँ 1/4/2023 टू 31/3/2024 एंड कंटिन्यू विद द ट्रांजेक्शन इज नेक्स्ट, और आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की आप एंट्री, क्योंकि 2024 से 24 तो आया नहीं है पर हम 24 लिखना पड़ता है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 24 तक का एंड होता है। तो ये आपने समझा, इसे कहा जाता है मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर। जब आप प्रयोग करेंगे और जब आप डेट चेंज करना चाहेंगे या पीरियड चेंज करना चाहेंगे और एक कंपनी से में के साथ दूसरी कंपनी को जोड़ के लेके चलेंगे या उनका ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसको मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर के नाम से जाना जाता है। और सेकंड आता है इसके बाद फॉर मल्टीपल कॉलमनर रिपोर्टिंग, यानी मल्टीपल मतलब एक रिपोर्ट को दूसरी साथ जोड़कर रिपोर्ट भेजना। तो उसके बारे में हमको डिटेल लेके चलेंगे और इसको टैली पे कैसे करते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया ओल्ट F2 का प्रयोग, इसमें भी टैली में प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी के रूप में भी, दोनों के रूप में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि मल्टीपल कॉमन रिपोर्ट इन टैली RP9 you can compare information using multi-column reports. You can view compare information multiple period, year, month, quarter, any specified period. इसका मतलब ये है कि कंपैरिजन करता है कि आपका कि जो दो कंपनी हो गए उनकी जो सूचनाएं हैं और उनके जो डाटा है उनका कंपेयर करता है कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, उसको ईयरली, मंथली, क्वार्टरली और वार्षिक, तो ये उसके अंदर कंपेयर करता है। और सेम स्क्रीन के अंदर, और उसके अंदर क्या होता है जैसे कि आप जो करेंसीज होगी और जैसे बैलेंस शीट हो गई और प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया, तो इंडिया में करेंसीज रुपीज़ का प्रयोग होता है और विदेशों में डॉलर का प्रयोग होता है। तो आप अपने इंडियन की रिपोर्ट को और उसमें डॉलर के रूप में करेंसी का डालकर, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे, तो आप वो जो इंडिया के अंदर रुपीज़ है वो आउट में उसका डॉलर के रूप में क्या होगा कैसे, तो वो भी आपका आसानी पूर्वक ये शो कर सकेगा। तो इसमें कहा गया कि कंपेयर इंफॉर्मेशन मल्टीपल पीरियड्स, ईयर, मंथ, क्वार्टर, एनी स्पेसिफाइड पीरियड, मल्टीपल करेंसीज एंड सो ऑन द सेम कंपनी, यानी कंपनी सेम रहेगी, कंपनी का नाम वही रहेगा पर फाइनेंशियल ईयर जैसे पिछले ईयर की और करंट ईयर की आपस में कंपेयर करेगा कि उसमें क्या आंकड़े बढ़े हैं, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या चेंज हुई है, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, वो सारे आपका कंपेयर करेगा। कंपेयर इंफॉर्मेशन फॉर 2 और मोर कंपनी सेम स्क्रीन, आप 2 या 2 से अधिक कंपनी का भी आसानी पूर्वक इसमें कंपेयर कर सकते हैं विदाउट टैग, यानी कोई भी विदाउट मतलब कोई भी प्रॉब्लम के बिना। और बिटवीन पीरियड कंपनी दिस फ्लेक्सिबिलिटी दो एंड केस ऑफ द कंपैरिजन इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू द मीनिंग ऑफ द एनालिसिस ब्रिंग एनी एक्सेप्शन इमीडिएटली। तो आप इसको तुरंत इसके अंदर जो भी कार्य है और विदाउट वर्गीकरण के, विदाउट एनालिसिस के, आप उस कार्य को बहुत आसानी पूर्वक कर पाएंगे। तो ये आपने डेफिनेशन के रूप में था। अब इसको प्रैक्टिकल के रूप में जब आप टैली पे काम करेंगे, मैंने कहा आपसे कि जब इंडिया में करेंसीज जैसे इंडिया को में रुपीज़ कहा जाएगा और विदेश वगैरह में डॉलर का प्रयोग, तो डॉलर का, तो करेंसीज जैसे रुपीज़ एंड डॉलर, इन्हें करेंसीज कहा जाता है। तो टू व्यू ए मल्टीपल रिपोर्ट्स टैली पे कैसे आएगी, क्या करना पड़ेगा, कौन से फीचर दबाना पड़ेगा उसको लेके चलेंगे। तो टू व्यू ए मल्टीपल कॉलम रिपोर्ट्स, सबसे पहले
सिलेक्ट एनी रिपोर्ट्स, मैंने अभी आपको पहले कहा सिलेक्ट एनी रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बैलेंस शीट को सिलेक्ट किया या प्रॉफिट लॉस अकाउंट सिलेक्ट कर लिया, तो आप जो भी रिपोर्ट है उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट एनी रिपोर्ट, एग्जाम्पल बैलेंस शीट। तो मैं आपको एक अधिक बता के चला, सिलेक्ट ओल्ट एन ऑटो कॉलम। जब आप उसको डॉलर के रूप में प्रयोग करेंगे तो पहले आप ओल्ट एन का प्रयोग करेंगे और फिर आप उसमें सेलेक्ट करेंगे कि आपको क्या चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए, और फिर वो जो करेंसीज आ जाएगी वो आ जाएगी। जैसे इंडिया के अंदर रुपीज़ का तो होता ही है, फिर मैं नया एक डॉलर का रूप में बनाऊंगा, वो डॉलर भी शो करेगा। तो जब एंटर करेंगे तो साइड के अंदर आपका रुपीज़ में शो करेगा और इधर की साइड आपका राइट हैंड साइड आपका डॉलर में शो करेगा। तो ऑटो जब ओल्ट प्लस एन करेंगे तो ही ये कार्य करेगा, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल के रूप में भी करके दिखाऊंगा। सिलेक्ट द ऑप्शन कंपनी ईयर मंथ क्वार्टरली एक्स्ट्रा इन प्रीसेंटर। अब आप जो बैलेंस शीट्स हैं वो आप मंथली भी, क्वार्टरली और ईयरली और डे टू डे, मतलब जो भी है उसमें सेलेक्ट करेंगे। उसी प्रकार आप इस पर वही अगर मंथली काटोगे तो मंथली के हिसाब से आपको डाटा शो करेगा, और आप यानी तिमाही करोगे तो वो तिमाही के हिसाब से, क्वार्टरली है ना, तो वो आपको इसके अकॉर्डिंग आपका शो करेगा। तो आप ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको वाइज द टैली बेस्ट एडवांटेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। आप इन चीज़ों को ध्यान से देखें कि कैसे, अब जब ये एंट्री कैसे करेंगे, वही आप जब करते करते आपको सभी का अच्छी प्रकार ज्ञान हो जाता है कि किसके अंदर क्या आता है। जैसे कि अभी मैंने कहा उल्ट F3, अब कोई बीच में लेजर रह गया, आपको लेजर क्रिएट करना है, कई बार कोई लेजर रह भी जाता है, तो आप बैक पर स्वरूप जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ आप वाउचर एंट्री करें वो उल्ट C करें तो आपका लेजर क्रिएशन खुल जाएगा। और जैसे एग्जांपल मशीनरी का रह गया तो ऊपर मशीनरी डालें, नीचे फिक्स एसेट डालें और वो आपका आ जाएगा। तो इसी प्रकार हर चीज़ आपको ऑटोमेटिक, जब आप टैली पर वर्क कर रहे हैं तो अगर कहते हैं कि जब हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें याद हो जाता है कि हमें कोई कार्य कैसे करता है, तो मूंजबानी आपको याद हो जानी चाहिए। जैसे कि मैं आपको रिपीट करना चाहूँ कि भाई फंक्शन की आपका, तो आपको पता है कि अभी F1 में तो आपका सेलेक्ट हो जाएगा, F2 में चेंज ऑफ डेट एंड पीरियड जिसके बारे में आज ही हमने डिस्कस किया, F3 में ओल्ट F3 में आपका सेलेक्ट नई कंपनी क्रिएट हो जाएगी, और F4 में आपकी बैंक से रिलेटेड एक डिपॉजिट और विड्रॉल। कॉन्ट्रा एंट्री F4 के अंदर केवल दो ही ट्रांजेक्शन होती है, बैंक में पैसे जमा करना और बैंक से निकालना, ये F4 में आती है। F5 में जब पैसा जाता है, हम किसी को कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो कैश जाएगा तो F5, कोई भी मजदूरी दे रहे हैं तो जा रहा है तो F5। जिस तरीके में अगर बैंक से पैसा जाए या कैश जाए, जो जा रहा है एक माइंड में एक नोट कर लो, ऑटोमेटिक आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। जब जाता है तो F5, आखिर वो कैश के द्वारा जाए या चेक के द्वारा जाए। आ रहा है तो F6, आपका पैसा आ रहा है, आखिर वो कमीशन मिला हो, इंसेंटिव मिला हो, या आपको सेल से कैसा आ रहा हो तो F6। F7 आपकी उधार ट्रांजेक्शन, जैसे परचेज रिटर्न्स, सेल रिटर्न्स। अगर आप किसी पार्टी को सेल कर रहे हो तो F8, और 9 कर रहे हैं तो परचेज, और F10 आप मेमोरेंडम, जिसकी किसी भी ट्रांजेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो मेमोरेंडम के अंतर्गत आती है। F11 चेंज ऑफ फीचर्स, और F12 कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करना। तो ऑटोमेटिक जब आप वर्क करते हैं तो ट्रांजेक्शन देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी एंट्री किसके अंतर्गत जाएगी। तो मैं आशा करूंगा कि आज हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी प्रकार समझ आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।